नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। 72 बीपीएससी हो या 73 हो, 72 के प्रीलिम का डेट आगे बढ़ गया है, तो कृपया 72 के लिए भी करंट को कंटिन्यू करें। हमें नहीं पता कि कहाँ तक का सवाल पूछा जाए, कहाँ तक का नहीं, अंदाज़ा लगा कभी भी तैयारी नहीं करते हैं। 73 बीपीएससी के लिए तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। डेली न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिएगा। इसमें 2 न्यूज़पेपर हम लोग करते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों कंटेंट इसमें शामिल करता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़, आर्टिकल, सभी चीज़ों को शुरू करते हैं आज से। फिर से बीच में मैंने रोका था प्रीलिम के कारण से, लेकिन अब फिर से शुरू कर लेंगे हम लोग। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो मानसून सत्र जो है शुरू होने को है, लेकिन उससे पहले देश में बहुत बड़ा स्ट्राइक चल रहा है। सोनम वांगचुक जो हैं उनको दिल्ली पुलिस उठा करके हॉस्पिटल ले गई। वो मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, क्योंकि नीट इत्यादि पेपर लीक हुए हैं और बहुत सारी अनियमितताएँ हमें शिक्षा में देखने को मिला है। जो भी है, आपको पॉलिटिकल इशूज़ है, ये यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, नहीं पूछे जाते। आज इनका मार्च है संसद भवन तक का मार्च, और मार्च को लेकर के दिल्ली पुलिस ने परमिशन तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये लोग मार्च करने वाले हैं। जो भी होगा कल हम लोग उसको न्यूज़पेपर में देखेंगे। आज हम लोग क्या किस्सा पढ़ने वाले हैं, एक इस टॉपिक को देखेंगे कि लोथल स्टाइल में, जिस प्रकार से हड़प्पा सिटी लोथल हुआ करता था डॉकयार्ड के रूप में, उसी प्रकार से एक शहर को फिर से बनाया जा रहा है भारत में। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो लोथल से प्रेरित होकर के बनाया जा रहा है, इस टॉपिक को देखेंगे हम लोग। और भारत की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस जो है, उसने पहली कंपनी बनी है भारत की प्राइवेट, जिसने ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रदर्शन किया है। भारत अमेरिका और चीन के बाद से तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के स्पेस कंपनियाँ भी अब मौजूद हैं। दुनिया में तीसरा देश हम ही हैं। इस टॉपिक से शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। क्या करना होता है, आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा। अगर आप पीडीएफ ग्रुप में शामिल होंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और उसके बाद उसे रिवाइज करना है। डे बाय डे पढ़ते जाएंगे। फिर मंथली कंपाइलेशन मैं एक पीडीएफ का दे दूँगा, जिससे आपका एक ही चीज़ में सारा कुछ तैयार होता जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते। देखिए पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक यही है, रेस फॉर लो अर्थ ऑर्बिट, व्हाट विक्रम-1 लॉन्च मीन्स फॉर इंडिया। भारत के लिए इसका क्या महत्व है। ये छोटी चीज़ नहीं है। शुरुआत में जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है उसके बाद से, और दुनिया के आज भी जो मैक्सिमम देश हैं उन सब में यही है कि स्पेस का सेक्टर जो है वहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके पीछे कुछ कारण होंगे, लेकिन अपने देश में स्पेस का सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को भी अब शामिल किया जा रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस उसमें से एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया है। इसने अपना खुद का रॉकेट भी बनाया, विक्रम-1 जिसका नाम है, और विक्रम-1 के जरिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसने प्रक्षेपण भी सफलतापूर्वक किया है। और अभी का ही थोड़ी देर पहले ही मैंने न्यूज़ देखा, भारत अब मिसाइल डेवलपमेंट, प्रक्षेपास्त्र डेवलपमेंट में भी अब प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने जा रही है। प्राइवेट कंपनियों को अनुमति दिया जाएगा कि आप भारत में मिसाइल बना सकते हैं, तो इसको भी अब ओपन किया जाएगा। इससे क्या है कि भाई निजी भागीदारी भी बढ़ना चाहिए। सारा काम सरकार का ही नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर को भी काम करना चाहिए। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है, जिसे हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। हैदराबाद में स्थित है ये। नाम क्या है इसका, तो स्काई रूट एरोस्पेस इसका नाम है। इसके सफल प्रक्षेपण के साथ अमेरिका और चीन के बाद से हम 3rd देश बन गए हैं। ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हमसे पहले 2 ही देश हैं जहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ मौजूद हैं स्पेस सेक्टर में, लेकिन चीन की जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो नाम की हैं, सारा कंट्रोल उस पर सरकारी ही होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी, वहाँ की हुआवे से लेकर के चाइनीज़ कोई भी कंपनी है, उस पर सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है। नाम के प्राइवेट होते हैं। तो अगर लोकतांत्रिक विश्व में देखा जाए तो अमेरिका के बाद से भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्राइवेट कंपनी न केवल मौजूद है कब पन्नों पर, बल्कि वो काम भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो ये काम करने वाले हैं कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि स्पेस एक्स का रॉकेट जो है वो ऑर्बिट में जाने के बाद से वापस आकर के पृथ्वी पर रुकता है, सीधा खड़ा रहता है, रीयूज किया जा सकता है उसको। उसी प्रकार का प्रक्षेपण अब नेक्स्ट होने वाला है, जल्द ही उसको भी देखेंगे हम लोग। विक्रम-1 के बारे में ज़रा समझेंगे डिटेल में कि विक्रम-1 क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि विक्रम-1 से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद से इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विक्रम-1 के बारे में समझते हैं कि विक्रम-1 आखिरकार में है क्या। विक्रम-1 भारत का पहला निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान है, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं,
जिस प्रकार से आप गाड़ी में बैठते हैं कहीं जाने के लिए, किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, तो जो गाड़ी है वो क्या है, लॉन्च व्हीकल है। तो इसी प्रकार से लॉन्च व्हीकल क्या काम करता है, पृथ्वी से सैटेलाइट को बिठाता है और उसके स्पेस में जाकर के छोड़ देता है। लॉन्च व्हीकल का काम बस इतना ही है। गाड़ी का काम क्या है, आपके घर से आपको उठाना और जो आपका गंतव्य है वहाँ तक ड्रॉप कर देना। तो ये लॉन्च व्हीकल हो गया। तो लॉन्च व्हीकल बनाना आसान काम नहीं होता है, जिसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह 22 मीटर लंबा, 7 मंजिला ऊंचा एक मल्टी स्टेज बहुचरणीय रॉकेट है। 22 मीटर लंबा है ये। अगर भवनों के हिसाब से देखेंगे तो 7 मंजिला इमारत के बराबर इसकी हाइट है करीब में। विक्रम-1 का निर्माण पूरी तरह से हल्के कार्बन कंपोजिट सामग्री से किया गया है। कार्बन कंपोजिट का तात्पर्य ये हो जाता है कि मजबूती के साथ साथ यह हल्का हो जाता है। कार्बन कंपोजिट जो है इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि हल्का रहे। हल्का रहने से क्या होगा, फ्यूल कम लगेगा और इफ़िशियंसी थोड़ी सी बढ़ सकती है और लॉन्च करना सस्ता हो सकता है। पेलोड वजन ले जाने की क्षमता, या रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा, ये पृथ्वी है, इसकी सबसे निचली कक्षा को एलईओ कहते हैं हम लोग, लोअर अर्थ ऑर्बिट, 480 किलोग्राम तक, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एसएसओ में 290 किलोग्राम तक का छोटे उपग्रह ले जा सकता है। यह पृथ्वी है। पृथ्वी के इस प्रकार से नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाला जो ऑर्बिट होता है इसको सन सिंक्रोनस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सैटेलाइट कहीं पर भी रहेगा वो सन को ज़रूर देख रहा होगा, है ना। अगर ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा तो एक बार को ऐसा होगा कि वो सन से छिप जाएगा, लेकिन नॉर्थ टू साउथ अगर घूमेगा तो सन के हमेशा सामने रहते, इसलिए उसको सन सिंक्रोनस कह देते हैं हम लोग। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर भेजना है तो 290 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा होता है ये। और अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो 480 किलोग्राम तक का वजन यह ले जाने में सक्षम है। रॉकेट के कितने स्टेज हैं, ये प्रीलिम में पूछा जाता है। इसके 4 स्टेज रॉकेट हैं। इसके पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन वाले कलाम इंजन लगे हुए हैं। इंजन का नाम क्या है, कलाम। इसे शुरुआती गति देते हैं। इसका चौथा और अंतिम चरण जो होता है लिक्विड फ्यूल वाला रमन अपर स्टेज है। रमन अपर स्टेज इंजन है और इसका सबसे जो पहला है वो है कलाम इंजन इसमें लगा हुआ है। ये उपग्रह को सटीक तरीके से उसकी जगह पर बिठाने का काम करते हैं। जो सबसे अद्भुत चीज़ है इसमें कि इन्होंने जो ये बनाया है रॉकेट का इंजन, ये 3D प्रिंटेड तकनीक से बनाया है। 3D प्रिंटेड तकनीक क्या होता है, जैसे एक पानी का बोतल है, पानी का बोतल निर्माण करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ता है भाई, प्लास्टिक के चीज़ों को लेकर के बनाया जाता है। लेकिन 3D प्रिंटेड में क्या होता है, पानी के बोतल की आकृति दी जाती है मशीन को और वो मटेरियल दिया जाता है जिससे हमें पानी का बोतल बनाना है। फिर मशीन क्या करता है, जिस प्रकार से प्रिंट करते हैं आप किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार से वो पूरे पानी का बोतल को उस मटेरियल से बना देगा, कंप्लीट बना देगा स्ट्रक्चर। इसे बनाना आसान होता है और सटीकता इनकी ज़्यादा होती है। तो 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करके इंजन का उपयोग किया गया, जिससे इसे बनाने में लगने वाला समय और लागत काफ़ी कम हो गया। सेपरेशन प्रणाली, इसमें स्वदेशी रूप से विकसित अति कम झटके अल्ट्रा लो शॉक वाली न्यूमेटिक सेपरेशन प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि अंतरिक्ष उपग्रह जब रॉकेट से छूटते हैं तो उस समय रॉकेट को कोई नुकसान ना हो, तेज झटका ना लगे। ये हमें आने वाले समय में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने में मदद करेगा। इसलिए सेपरेशन प्रणाली का स्मूथ एंड शॉक से रहित होना बहुत अनिवार्य होता है और वही इसमें काम किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसी का उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, तो जब हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाएंगे कि हमारा रॉकेट प्रक्षेपण करके ऑर्बिट में उपग्रहों को रख करके वापस आ जाए पृथ्वी पर हमारे पास में, तो उसमें ये चीज़ हमें हेल्प करेगा। तो इसको ज़रूर याद रखिए। यह रॉकेट विशेष रूप से छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसरो के बड़े रॉकेट जैसे PSLV का लंबा इंतजार किए बिना ज़रूरत पड़ने पर त्वरित रूप से इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये विक्रम-1 की खासियत है जो बनाया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट की दौड़ क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे आपने सुना होगा कि SpaceX की जो कंपनी है एलन मस्क की, उसके द्वारा बनाया गया जो वाईफाई का इंटरनेट का सिस्टम है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही सारे रखे गए हैं। स्पेस इंटरनेट जिसको हम लोग कहते हैं, स्पेस के जरिए इंटरनेट पहुंचाना, स्टार लिंक जिसका नाम है। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही सारे प्रक्षेपित किए गए हैं और वहीं से उसका काम होता है। इसलिए लोअर अर्थ ऑर्बिट का आजकल के दौर में महत्व
बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर लेटेंसी कम होती है। लेटेंसी का मतलब विलंब कम होता है, क्योंकि पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होती है यह पृथ्वी से मात्र 160 से 2000 किलोमीटर ऊपर का क्षेत्र है। संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए सबसे पसंदीदा कक्षा है ये, क्योंकि यहाँ सिग्नल लेटेंसी कम होती है। उपग्रह 90 से 120 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। पहले आओ पहले पाओ की नीति वर्तमान में एलईओ में ऑर्बिटल स्लॉट अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रबंधित किए जाते हैं। 1967 के बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत कोई भी देश कक्षा पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी देश ये नहीं कह सकता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है आज अमेरिका का हो गया, है ना। इसके तहत पहले आओ पहले पाओ है। तो जितना जल्दी जितने बड़े एरिया को आप एक्वायर कर लेंगे अपने सैटेलाइट के माध्यम से, वो आपका हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट हमारे बहुत सारे सैटेलाइट हों, हमारी प्राइवेट कंपनियां सामने आएँ और वहाँ पर प्रक्षेपित करें। इस नीति के कारण कई देश सट्टा लगाकर स्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे चीन के गुआंगडोंग और कियानफान जैसे देश बड़े उपग्रह समूहों को तैनात करके कक्षाओं में होड़ मचा रहे हैं कि हम पहले स्पेस को घेरेंगे तो हम घेरेंगे। इसलिए भारत ने भी इस चीज़ को शुरू किया है। त्वरित लॉन्च छोटे उपग्रहों के लिए त्वरित लॉन्चिंग की सुविधा देता है, जिससे इसरो के पीएसएलवी जीएसएलवी के बड़े रॉकेट के लंबे इंतजार से बचा जा सकता है और छोटे रॉकेट में खर्चा भी कम होता है। संप्रभु सर्ज कैपेसिटी रणनीतिक दृष्टि से भारत को संकट के समय इसरो पर निर्भरता किए बिना हमें त्वरित रूप से लॉन्च करने के लिए कैपेबिलिटी भी देगा। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अपनी मांग के अनुसार तुरंत खुफिया निगरानी टोही उपग्रहों को लॉन्च करने या बदलने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे आपके पास कार भी हो सकता है और स्कूटी भी हो सकता है, दोनों के अपने अपने काम होते हैं। अगल बगल में कहीं जाना हो तो हम जनरली कार नहीं निकालते, हम क्या निकालते कि भाई 2 व्हीकल से चलते हैं, है ना, क्योंकि बगल में ही जाना है। अब दूध लेने भी तो नहीं जाएंगे कार से। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पीएसएलवी जीएसएलवी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत बड़े ताकतवर ही हैं वो, लेकिन हर जगह हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चीला भी होता है और प्रबंधन भी उसका थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए इस प्रकार के छोटे सैटेलाइट लॉन्चर अगर हम बताते हैं विक्रम-1 जैसे, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी भविष्य के लिए। ठीक है, चुनौतियों की राह क्या है? लॉन्च फ्रीक्वेंसी और स्केल। भारत अभी भी एलईओ के दौर में काफ़ी पीछे है, उसे अपनी लॉन्च आवृत्ति बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। वर्तमान इस क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन पैमाने की कमी है। भारत में भी शुरुआत ही हो रहा है, जबकि स्पेस एक्स जैसे कंपनियाँ हैं ये वेल एस्टेब्लिश हो गई, हमारा उनके साथ मुकाबला है, तो अभी हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। इसरो की समय सीमा है, पूंजी की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये कुछ क्या है इसमें चैलेंजेज हैं। क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये सवाल पूछा जाता है कि हाल ही के दिनों में भारत ने प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुमति दी है। भारत के प्राइवेट सेक्टर जो अंतरिक्ष में आए हैं उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, उनकी विशेषताओं को बताएं और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में बताएं। इसमें चुनौती भी लिखनी है, उपलब्धि भी लिखनी है, विशेषताएं भी आपको लिखनी है। इसलिए हम ये कंटेंट पढ़ रहे हैं ताकि आप लेखन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं लोथल वाले शहर पर, कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल। अब लोथल के बारे में ज़रा समझेंगे और इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण गुजरात के लोथल के पुरातात्विक स्थल के पास अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, इसका नाम है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, 2024 में मंजूरी दे दी गई थी, अब इसका निर्माण भी शुरू हो गया है। मुख्य आकर्षण क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय। इस परिसर के केंद्र में लगभग 7 लाख वर्ग फुट का एक समुद्री संग्रहालय होगा, जिसके दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होने की उम्मीद है। इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण क्या होगा? प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल का 80 मीटर गुना 80 मीटर वास्तविक आकार का पुनर्निर्माण किया जाएगा। जैसा था वैसा ही 80 मीटर लंबाई 80 मीटर चौड़ाई में लोथल शहर का जिस प्रकार की संरचना थी उसी प्रकार का निर्माण किया जाएगा। यहाँ आगंतुक पुनर्निर्मित सड़क, बाजार, डॉकयार्ड में खड़े होकर के आप उससे अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई क्या था ये। लोथल का ऐतिहासिक महत्व है जिसे हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे। प्राचीन समुद्री चीज़ रहा है, जरा इसके बारे में समझते हैं कि परियोजना क्या क्या है। पहले चरण जिसकी अनुमानित लागत 775 करोड़ रुपए है, 6 संग्रहालय का गैलरी, एक जेट्टी वॉकेट, प्राचीन से आधुनिक काल तक के समुद्री कलाकृतियों का प्रदर्शन यहाँ पर
किया जाएगा। भविष्य में क्या क्या बनाए जाएंगे? भविष्य के चरणों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इको रिसोर्ट, संग्रहालय होटल, लाइट हाउस संग्रहालय, 5D थिएटर और सांस्कृतिक मंडप इत्यादि यहाँ पर बनाए जाएंगे। वैश्विक सहयोग किसका किसका है? केंद्रीय जहाज रानी बंदरगाह मंत्रालय के अनुसार भारत ने NMHC समुद्री इतिहास के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई सारे देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि लोथल जो था ये वैश्विक व्यापार का केंद्र था। बहरीन के साथ व्यापार होता था, यहाँ से अलग अलग देशों के साथ व्यापार होता था। तो भारत ने उन्हें भी कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय हम बना रहे हैं, तो आइए आप भी यहाँ पर शामिल होइए। देखिए कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। फिलहाल के लिए लोथल के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। ये तो एक PT फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, लेकिन ज़रा लोथल के बारे में समझते हैं। ये मैप है, ये हड़प्पा का विस्तारित क्षेत्र है। इस प्रकार से ये अपना है POK। तो यहाँ पर है लोथल, ये जो आपको डॉट दिख रहा है यहाँ पर है लोथल। ठीक है, इसको ज़रा समझते हैं। लोथल एक ऐतिहासिक शहर था भाई। क्या था? नदी बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख और दक्षिणी शहरों में से एक है, जो वर्तमान भारत के गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। माना जाता है कि यह लगभग 4005 साल पहले अस्तित्व में था और यहाँ पर एक नदी बंदरगाह हुआ करता था, जिससे एक्सटर्नल ट्रेड के हमें प्रमाण मिलते हैं, विदेश व्यापार के हमें प्रमाण मिलते हैं। 1954 में प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद SR राव ने की थी इसकी खोज। इस स्थल पर खुदाई का कार्य ASI द्वारा 1955 से 1960 के बीच में किया गया था। SR राव साहब का नाम याद रखिएगा। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात मानव निर्मित कृत्रिम डॉक, सबसे पुराना, पृथ्वी पर इससे पुराना कहीं पर भी नहीं है, जो साबरमती नदी के पुराने मार्ग जो उसका हुआ करता था उसी के पास में यह मौजूद है। आप उस नदी का नाम अगर जानते हैं तो मुझे बताइएगा कि किस नदी किनारे इसका डॉक है। ऐतिहासिक रूप से लोथल ने समुद्री व्यापार के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप को मेसोपोटामिया, मिस्र व पश्चिम एशिया से जोड़ा था। वेस्ट एशिया, मेसोपोटामिया और मिस्र से हमारा व्यापार चलते थे। अन्य हड़प्पा शहरों की तरह लोथल भी एक गढ़ और निचले शहर में विभाजित था। जिस प्रकार से हड़प्पा शहर में एक ये गढ़ हो गया और यहाँ पर छोटा शहर, और ये दोनों एक चार दीवारी के बीच में घिरे होते थे। इसी प्रकार का यहाँ भी है, जैसे पक्की ईंटों घर, ग्रिड प्रणाली, सड़कें, उत्कृष्ट जल निकासी, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद था। ये वेस्टर्न भाग होता था। ईस्टर्न भाग जो है यहाँ पर छोटे भवन हुआ करते थे। तो इस प्रकार से संरचना यहाँ पर भी मौजूद है। क्या क्या पाया गया है? मन के बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं। फारस की खाड़ी के मुहर हमें यहाँ से देखने को मिला है, क्योंकि विदेश व्यापार है तो विदेशी मुहर कहाँ से भाई मिलेंगे? तो यहीं से। अग्निवेदियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जिससे धार्मिक अनुष्ठान के हमें प्रमाण मिलते हैं। युग्म समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब एक कपल हैं जिनको एक साथ बरियल में रखा गया है, तो ये यहीं से केवल प्राप्त हुआ। और इसके बारे में सवाल भी पूछा गया है कि युग्म समाधान जो है, डबल बरियल जिसको कहा जाता है, वो कहाँ से देखने को हमें मिला है। जहाज का टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी से बना हुआ कोई भी सामान को हम लोग टेराकोटा कह देते हैं, टेराकोटा। तो टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनी हुई जहाज की आकृति हमें यहाँ पर से प्राप्त हुई है। हम जो चीज़ अपने आस पड़ोस में देखते हैं उसी की आकृतियाँ बनाते हैं। तो जहाज हमने देखा तो जहाज की आकृति बनाई गई है। मापनिक उपकरण, हाथी दांत से बना एक पैमाना, वजन मापने वाले बाट यहाँ से मिले हैं, जो व्यापार में सटीक मापन के उपयोग को दर्शाते हैं। और उस समरूपता उनमें समरूपता का तात्पर्य है कि पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में और जो भी मापने की इकाई और तौलने की इकाई है वो एक ही हुआ करता था। इससे क्या पता चलता है कि व्यापार प्रथाएं जो हैं बिल्कुल समुचित ढंग से, उचित ढंग से चल रही थी। मापने, तौलने, वजन करने के जो पैमाने थे वो एक ही हुआ करते थे। इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है साहलेव फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कर्ड प्रोडक्शन प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र। और उसके साथ में एक भाषा म्यूजियम भी उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो अलीपुर में, हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में 700 करोड़ रुपए के अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट के तहत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की वर्चुअल आधारशिला यहाँ पर रखी है। कहाँ पर? तो बंगाल में। यह संयंत्र हावड़ा के संकरैल स्थित हावड़ा फूड पार्क में लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उस समय मौजूद थे। ये तो प्रीलिम फैक्ट हो गया। संयंत्र में क्या है भाई? तो 30 लाख लीटर दूध, 10 लाख लीटर दही का प्रोसेस किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कर्ड प्रोडक्शन प्लांट ये होगा। और भी कई सारी चीज़ों को उद्घाटन किया गया, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये, क्या नाम है इसका?
शब्दलोक म्यूजियम ऑफ वर्ड्स, शब्दों का म्यूजियम। कितना अद्भुत लग रहा है सुनने में ना। तो कर्ड प्रोडक्शन प्लांट तो याद रखिएगा, पीटी में पूछा जाएगा ये फैक्ट्स। शब्दलोक म्यूजियम ऑफ वर्ड्स का जो उद्घाटन है ये भी उन्हीं के द्वारा कल ही किया गया है। गृह मंत्री ने अलीपुर में, वेस्ट बंगाल में नेशनल लाइब्रेरी कैंपस में भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ वर्ड का उद्घाटन भी किया है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, अलीपुर में किया गया ये जरूर याद रखिएगा। इस संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। उद्घाटन स्थान, इसका उद्घाटन गृह मंत्री जी ने किया है। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय के ऐतिहासिक वेल्डियर हाउस में इसका किया गया है। थीम आधारित 9 दीर्घाएं इसमें मौजूद हैं, गैलरीज जिसको कहते हैं। 9 इंटरेक्टिव गैलरी बनाई गई हैं। ये भारतीय भाषाओं की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हिस्ट्री, लिपियों का विकास, साहित्य, लिटरेचर, लोक परंपरा, भाषा के विकास के ऐतिहासिक समय रेखा, इन सभी को दर्शाने के लिए गैलरीज बनाई गई हैं। आधुनिक तकनीक इसे पारंपरिक म्यूजियम की तरह न बनाकर इसे इमर्सिव जीवंत अनुभव के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें होलोग्राफिक डिस्प्ले, मोशन सेंसर तकनीक, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID जिसको कहते हैं, इत्यादि तकनीकों का उपयोग किया गया है। भाषाओं का सम्मान, इसमें भारत की 22 संविधान मान्यता प्राप्त भाषाओं की यात्रा को प्राचीन पांडुलिपि, पुराने ताम्रपत्रों से लेकर के और आधुनिक युग तक कैसे प्राचीन भारत से अभी तक की हमारी भाषाएं आई हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जाएगा इस म्यूजियम में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री जो है, उसके तत्वाधान में बनाया जा रहा है। अब अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है तो इसको आप गृह मंत्रालय से ना जोड़ें, इसीलिए यहाँ पर ये फैक्ट अलग से मैंने दिया है हाईलाइट करके कि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में विकसित यह शब्दलोक संग्रहालय भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का जश्न मनाता है। यह मौखिक परंपरा, प्राचीन पांडुलिपियों से लेकर के मुद्रित कार्यों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथ जो हैं सभी तक भाषाओं की जो यात्रा रही है उन सभी को इस शब्दलोक म्यूजियम ऑफ वर्ड जिसको कहा गया है। शब्दलोक, क्या नाम था इसका, बहुत ही सुंदर नाम है, शब्दलोक म्यूजियम ऑफ वर्ड इसको नाम दिया गया है। शब्दलोक म्यूजियम ऑफ वर्ड का उद्घाटन अलीपुर में हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो आज से शुरू कर लिया है हमने, आज 3 टॉपिक हमने पढ़ा है। कल के जो वीडियो होंगे अब हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे आज जो मैंने आपको पढ़ाया है स्काई रूट एरोस्पेस और विक्रम 1, ये परसों का करंट अफेयर है। इसी प्रकार जुलाई के 2 तारीख से चूँकि बंद है अपना करंट अफेयर, तो उसके सभी टॉपिक इस जुलाई महीने में बहुत सारा कुछ काम हुआ है, हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर के बहुत सारा कुछ हुआ है। तो हर टॉपिक को डे बाय डे करके हम लोग कर लेंगे कंटिन्यू। इसे डेली ज़रूर देखिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।